ये है सेठी परिवार, जिनका सूर्यनगर मोहल्ले में एक अच्छा खासा मकान है और मोहल्ले में काफी इज्जत भी है। कावेरी के 2 बेटे हैं, आकाश जो बड़ा बेटा है और उसकी शादी विनीता से हो चुकी है, और उसकी एक बेटी भी है, और कावेरी का छोटा बेटा है विराट, जिसके लिए कावेरी अब लड़की ढूंढ रही है। विराट घर से ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। हाय विराट, तू तो दिन ब दिन बड़ा ही सोना होता जा रहा है। अब बड़ा हो गया है तो सोना तो होगा ही, और अब तो इसकी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी भी लग गई है। अरे वाह, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई कावेरी। इस बात पे मिठाई तो खिला। अरे मिठाई तो खिलाऊंगी, लेकिन पहले इसके लिए कोई लड़की बता। अब विराट की शादी की उम्र हो गई है, बस अब मेरी छोटी बहू आ जाए तो हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। अरे विराट के लिए लड़कियों की लाइन लगी होगी। इतना हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, इतना अच्छा कमाता है, तुम्हारा इतना अच्छा खासा मकान है, कोई भी लड़की इस घर में शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ वो बात तो है, लेकिन लड़की मिलनी भी तो चाहिए ना। तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो बता ना। अरे और किसी को क्यों ही देखना है, मेरी भतीजी है ना, मेरे छोटे भाई की बेटी गीत, बड़ी गुणवान लड़की है, पढ़ी लिखी है, दिखने में भी बड़ी सुंदर है। अरे फिर तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर तेरे परिवार की बेटी है फिर तो अच्छी होगी। अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छी है मेरी भतीजी गीत। तुम कहो तो आज ही मेरे भाई भाभी से बात कर लूँ। अरे नेकी और पूछ आज ही बात कर ले। निम्मो कावेरी से बात करने के बाद अपने भाई भाभी के पास आती है और उनसे विराट के लिए गीत के रिश्ते की बात करती है। अरे भैया, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही अच्छा लड़का है विराट, और दिखने में तो बिल्कुल हीरो लगता है, हीरो। कमाता भी अच्छा है। हमारे गीत के लिए तो वो घर बहुत ही अच्छा रहेगा। जी आपको पता है ना, हमारी गीत थोड़ी सी चुलबुली है, उसे घर का ज़्यादा काम नहीं आता, और उसका खाने में भी इतना हाथ कुछ खास अच्छा नहीं है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं संभाल लूँगी। शांति मेरी भतीजी है गीत, इसलिए कावेरी कुछ पूछेगी भी नहीं उससे। मुझे तो सही लग रही है निम्मो की बात। शांति, मुझे भी नहीं लगता कि इससे अच्छा ससुराल हमें गीत के लिए मिल सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप भैया, और मैं तो हूँ ही पड़ोस में, कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगी गीत को। हाँ ये बात सही है, आपके पड़ोस में होने से गीत के लिए हमें चिंता भी नहीं रहेगी। तो फिर मैं कावेरी से बात कर लेती हूँ, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन दोनों का रोका करवा देती हूँ। निम्मो की बात दोनों परिवारों को काफी पसंद आई थी, इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर विराट गीत का रिश्ता भी कर दिया और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अरे क्या चल रहा है कावेरी? बस शादी की तैयारियां चल रही है निम्मो, और क्या। हाँ आंटी जी, अब तो शादी में वक्त ही कितना रह गया है, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये देखिए, हमने तो खरीदारी भी शुरू कर दी। ये सूट तो बहुत सुंदर है, ये तुमने गीत के लिए लिया है क्या? अच्छा ये नहीं आंटी जी, ये मैंने अपने लिए लिया है। अच्छा, लेकिन मेरी गीत को भी ना ये रंग बड़ा ही पसंद है। मैं तो कहती हूँ विनीता, तो ये वाला सूट उसके लिए रख दे। अरे लेकिन ये सूट तो विनीता को भी बड़ा पसंद आया है। कोई बात नहीं माँ जी, नई दुल्हन हमारी गीत है, अगर उसे ये पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा कोई देख लूँगी। हाँ, ये सूट ना उसके लिए ही रख दे। निम्मो के कहने पर विनीता ने अपना सूट गीत के लिए रख दिया। ये तो छोटी सी बात थी, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन निम्मो के मन में अब ऐसा था कि उसे गीत के लिए सब कुछ अच्छा ही करना है, इसलिए अब वो हर काम में ये ध्यान रख रही थी कि गीत को सबसे अच्छा मिले और ज्यादा मिले। आओ गीत, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। गीत, ये चावल का कलश अपने दाएं पैर से गिराकर अंदर आओ। दायां पैर मतलब राइट? आजा आजा, ध्यान से आना बेटा। जी बुआ जी। निम्मो, अब तुम्हें गीत की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो अपने ससुराल में आ गई है। हाँ आंटी जी, अब हम हैं गीत का ध्यान रखने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, गीत को बचपन से अपनी बेटी की तरफ पाला है, इसलिए उसके लिए चिंता रहती है ना बस। हाँ वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन यहाँ इतने लोग हैं अब गीत का ख्याल रखने के लिए, हैं? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। गीत बेटा अपना ख्याल रखना, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं हूँ, ठीक है? जी बुआ जी। निम्मो अपने घर चली तो आई थी, लेकिन उसे अभी भी गीत की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि गीत काम करने में इतनी अच्छी नहीं है और ना ही उसे अच्छे से खाना बनाना आता है, इसलिए उसने अपने रसोई की खिड़की खोल दी जिससे वो गीत को देख पाए। अरे गीत बेटा, क्या कर रही है? बुआ जी, सबके लिए चाय बना रही हूँ।
तू क्यों चाय बना रही है? वो विनीता कहाँ गई? हमेशा तो वही बनाती है चाय। भाभी ना वो पिंकी स्कूल के लिए तैयार हो रही है। तुझे काम पर लगाकर खुद अपनी बेटी को तैयार कर रही है। वाह भाई वाह, तेरे आते ही उसने काम चोरी शुरू कर दी। बुआ जी ये चाय में और क्या डालते हैं? देख, मैं ना तुझे चाय का मसाला देती हूँ, उसे चाय में डालेगी तो तेरी चाय उस विनीता से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है बुआ जी। निम्मो गीत को चाय का मसाला देती है, जिससे उसकी चाय और भी मज़ेदार बन जाती है और वो जानबूझकर फिर उसके घर आती है। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे गीत, वाह क्या खुशबू आ रही है चाय की। मेरे घर तक आ रही है चाय की खुशबू तो। हाँ, ये बात तो सच है कि आज गीत ने चाय विनीता से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी बनाई है। मज़ा आ गया भाई पीकर इसे। अरे मेरी गीत है ही ऐसी, जो भी काम करती है बड़े दिल से करती है। चाहे उसका आज ससुराल में पहला दिन है, लेकिन देखो विनीता को कितना आराम दे रही है ना? खुद सारा काम कर रही है। हाँ, विनीता वैसे तो सुबह ही काम पर लग जाती है, लेकिन आज तो गीत ने सब कुछ संभाल लिया है। शाबाश बहू। और आज तो गीत की पहली रसोई भी है। आज? हाँ, आज उसका पहला दिन है ना रसोई में, तो आज ही उसकी पहली रसोई करवा देंगे। पहले कुछ मीठा बनाएगी, फिर सबके लिए खाना बना देगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अरे मुझे भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तैयारी किस बात की? अरे मेरा मतलब है मुझे भी घर में खाने की तैयारी करनी है। निम्मो अपनी भतीजी गीत को इशारा करती है कि वो रसोई में आ जाए। गीत भी अपनी बुआ का इशारा समझ जाती है और रसोई में आती है। बुआ जी क्या बनाऊं आज खाने में? एक काम करते हैं, आटे का हलवा मैं बना कर देती हूँ और सब्जी भी, तो बस रोटियाँ और रायता बना दे। ठीक है बुआ जी। निम्मो गीत की पूरी मदद कर रही थी, जिससे ससुराल में उसका नाम विनीता से भी ऊंचा रह सके, लेकिन साथ ही साथ वो गीत के मन में विनीता के खिलाफ जहर भी भर रही थी। ये ले, सारा खाना बन गया है, अब जाकर सबको परोसते। हाँ थैंक यू बुआ जी। और सुन, तुम्हारी सास के सामने इस तरह जताना कि आज तो तुमने बहुत ज़्यादा काम किया है और तेरी जेठानी ने कुछ नहीं किया, समझी? लेकिन मैंने तो सिर्फ खाना ही बनाया है, वो भी आधा तो आपने बना दिया, बाकी काम तो भाभी ने ही किया है। अरे तू ये सब समझती नहीं, तुझसे जितना कह रही हूँ करना उतना। ठीक है। गीत ने ठीक वैसा ही किया जैसे उसकी बुआ जी ने उससे करने को कहा था। उसने खाना भी परोस दिया और अपनी सास के आगे इस तरह जताने लगी जैसे उसने ही सब कुछ किया हो। आज तो गीत सच में बहुत थक गई है। विनीता, तुम्हें इसका हाथ बटाना चाहिए था ना। ऐसा नहीं होता कि तुम अब जेठानी बन गई हो तो कोई काम नहीं करोगी। माँ जी ऐसा नहीं है, मैं भी खाली नहीं बैठी थी, मैंने भी पूरा दिन काम ही किया है। कोई बात नहीं माँ जी, इसमें क्या हुआ? भाभी मेरी जेठानी है, मेरा कर्तव्य है काम करना। देख विनीता, कैसे वो अभी से तुम्हारा पक्ष ले रही है। कितनी अच्छी है। और तो और क्या खाना बनाया है तुमने गीत, सच में खाकर मजा ही आ गया बेटा। थैंक यू माँ जी। विनीता को इतने साल हुए हैं, फिर भी आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया कभी। खाना तो मैं भी अच्छा ही बनाती हूँ माँ जी, लेकिन लगता है अब आपको अपनी छोटी बहू कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगी है। अरे विनीता बेटा, ऐसे कैसे तू बात कर रही है अपनी सास से? हैं? ऐसे बात नहीं करते बेटा। देख मेरी गीत को, आज तक बड़ों के आगे कभी मुंह तक नहीं खोला इसने। अरे रहने दे निमो, लगता है आजकल की बहुओं को तमीज़ भी सिखानी पड़ती है, और विनीता को तो जैसे आजकल कुछ सूझता ही नहीं। लगता है गीत के आने से उसे जलन सी महसूस हो रही है। आपकी गीत में ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी जी जो मैं उससे जलने लगूं। अरे बेटा शांत हो जा, गुस्सा मत कर। गीत के आने के बाद से ही निम्मो इसी कोशिश में लगी थी कि कावेरी का सारा प्यार और साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी भतीजी गीत को ही मिले, और इस काम में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि अब कावेरी को भी यही लगने लगा था कि गीत ही उसकी सबसे अच्छी बहू है। गीत, ज़रा यहाँ आना बेटा, देख तो यह हार कैसा है। माँ जी ये तो बहुत अच्छा हार है। अच्छा है ना? मैं सोच रही थी ये मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैंने विनीता को भी ऐसा ही हार दिया है उसकी शादी में। अब तुम्हारी बारी है इस हार को लेने की। ये तो बहुत सुंदर है माँ जी। विनीता, ये हार ज़रा पुराना हो गया है, तुम्हारे पास अगर वक्त हो तो इसे पॉलिश करवा लाना। वैसे तो आजकल तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। पता नहीं माँ जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके खिलाफ हूँ। मैं तो वैसी हूँ बिल्कुल। आप मुझे हार दे दीजिए, मैं जाकर इसे पॉलिश करवा लाऊंगी।
ठीक है ले। ये बातें चल रही थी कि निम्मो के कान में हार की बात पड़ जाती है और वो गीत को अकेले में कुछ समझाती है। क्या हुआ बुआ जी, आपने मुझे यूँ अकेले में क्यों बुलाया? अरे तू तो भोली की भोली ही रह जाएगी। अपनी जिठानी को इतना महंगा हार दे रही है, कहीं उसकी नीयत खराब हो गई तो। नहीं बुआ जी, भाभी के पास तो पहले से ही ऐसा वाला हार है, वो क्यों मेरा हार लेने लगी? अरे ठीक है नहीं लेगी, लेकिन तुझे अपनी सास को तो यही शक डालना है कि तेरी जिठानी की नज़र तेरे हार पर है। लेकिन बुआ जी, हम ये साबित कैसे करेंगे कि भाभी वो हार ले रही हैं? वह सब तू मुझ पर छोड़ दे। तू बस इतना काम कर कि अपनी सास के मन में विनीता के लिए शक का कीड़ा डाल दे। निम्मो के कहने पर गीत अपनी सास के पास जाती है और विनीता के प्रति उसके कान भरना शुरू कर देती है। माँ जी, आपको नहीं लगता कि हमने भाभी को वो हार पॉलिश करवाने के लिए देकर गलती कर दी है? मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उस हार को ना बड़ी गौर से देख रही थी और ये भी कह रही थी कि मेरा हार उनके हार से काफ़ी अच्छा है। क्या विनीता ऐसा कह रही थी? लेकिन मैंने तो तुम दोनों के लिए एक जैसा ही हार बनवाया है। हाँ माँ जी, देखिए ना, फिर भी वो तो यही कह रही हैं कि आप मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं। पता नहीं विनीता को क्या हो गया है। कावेरी और गीत बात कर रहे थे, तभी विनीता दौड़ते हुए आती है और घबराते हुए कहती है, माँ जी, वो हार मेरे रूम से पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। लेकिन मैंने तो तुम्हें संभाल कर रखने के लिए दिया था ना, घर से वो हार कहाँ जा सकता है? अरे और कहाँ जाएगा विनीता, तुमने ये सही नहीं किया। हार की लालच में तुम इतना गिर जाओगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। निम्मो, तू यहाँ क्या कर रही है? और तुझे कैसे पता चला कि हम हार के चोरी होने के बारे में बात कर रहे हैं? तू तो अभी अभी आई है और गीत भी यहीं खड़ी है, उसने भी तुझे नहीं बताया। फिर तूने आकर सीधा कैसे कह दिया कि हार चोरी हो गया है? अरे वो तो मैं क्योंकि हार इन्होंने लिया है ना आंटी जी? क्या? मैं भला क्यों हार लेने लगी? मेरी बुआ जी हार क्यों लेने लगी? क्योंकि वो हमारे घर में फूट डलवाना चाहती है। उन्होंने ही तुमसे कहा था ना कि माँ जी के कान भरो, है ना? क्या हुआ, चौंक गई कि मुझे कैसे पता चला? क्योंकि माँ जी और मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। हम दोनों बस तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। ये हार कोई असली नहीं है। वो तो भाभी, बुआ जी ने ये सब। निम्मो, ये तूने सही नहीं किया। तेरी भतीजी का नाम ऊंचा रखने के लिए तूने मेरे घर में आग लगा दी। गीत, आज के बाद तुम अपनी बुआ जी की बात नहीं सुनोगी। अब तुम्हारा घर ये है, हम तुम्हारा परिवार है, और अपने घर की बातें कभी भी बाहर वाले को नहीं बतानी चाहिए। इससे ही ससुराल में एक बहू का स्थान बना रहता है। और निम्मो, तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारी भतीजी अपने ससुराल में खुश रहे तो उसकी मदद करना छोड़ दो। वो जैसी भी है अब हमारे घर की बहू है। जी माँ जी, मैं समझ गई हूँ। बुआ जी, आज के बाद आप मेरे ससुराल में दखल नहीं देंगी। अब मैं बुआ जी की बेटी नहीं, सेठी परिवार की बहू हूँ। आंटी जी, आप पड़ोसन हैं और पड़ोसन ही बनकर रहिए प्लीज़। अब आपकी बेटी हमारे घर की छोटी बहू है और हम दोनों देवरानी जेठानी को कैसे चलना है हम खुद देख लेंगे। आपने आज तक जितनी मदद की है उसके लिए धन्यवाद। अरे मैं तो बस यूं ही वो बाय निम्मो, अब ये तुम्हारी बेटी का घर है और बेटी के घर बार बार आना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ सही बात है। गीत को हम संभाल लेंगे, टाटा। हाँ चलती हूँ फिर। अच्छा गीत। बुआ मैं ठीक हूँ, मैं अपने ससुराल में सब संभाल लूँगी अब से। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही थी बेटा। निम्मो के जाने के बाद गीत को एहसास होता है कि उसने आज तक अपनी बुआ की बातों में आकर कितना गलत किया था, इसलिए वो शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी और माँ जी, मैंने ये सही नहीं किया। मुझे बुआ जी की बातों में नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो सबसे होती है। मैंने भी तो विनीता को गलत समझ लिया था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि बुआ जी है इन सब के पीछे? सच बात यह है कि माँ जी और मुझे पहले से ही पता था, जब से तुमने वो खाना बनाया था। मैं कुछ समझी नहीं। हमने निम्मो के हाथ का खाना कई बार खाया है, इसलिए हमें पता था कि ये खाना तुमने नहीं निम्मो ने बनाया था। इसका मतलब आपको और भाभी को पहले से सब कुछ पता था? हाँ, लेकिन हमें लगा कि शायद आंटी जी सुधर जाएंगी, लेकिन वो नहीं सुधरी, इसलिए हमें उनके साथ ये खेल खेलना पड़ा। इसलिए अब से तुम अपनी बुआ जी की बेटी नहीं, इस ससुराल की बहू बन के रहो गीत।
तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो तो हम तुम्हें सिखा देंगे, पर तुम्हें अपने बुआ जी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गई माँ जी। सुबह का समय होता है। जानकी चाय की चुस्की लेते हुए टीवी देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला का वहां आना होता है। अरे जानकी, कहाँ है तू? तुझे पता है, आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। ये देख, छत की सीढ़ियों से गिरते हुए सीधे नीचे आ गई। वो तो मेरे बहू और बेटों ने मुझे संभाल लिया, वरना आज तो तेरी विमलू तुझसे मिलने से पहले यमराज से मिल चुकी होती। सीने हाथ में पट्टी बांधे हुए होती। अरे तो तू खड़ी क्यों है? बैठ ना यहाँ और दिखा तो जरा कहाँ कहाँ चोट लगी है। तू ना थोड़ा ध्यान रखा कर, इस उम्र में अगर हड्डियाँ टूट भी गई तो जुड़ती नहीं है। विमला काकी, माँ जी एकदम सही कह रही हैं। इस उम्र में खुद का थोड़ा ध्यान रखा करो। और आपको छत पर चढ़ने उतरने की क्या ज़रूरत है? आपके बहू बेटे हैं ना, उन्हें कहा करो। अरे क्या बात कर रही हैं विमला काकी, आप तो सीढ़ियों से ही गिरी हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक दिन छत पर कपड़े डालने गई और छत से नीचे गिर गई, लेकिन अब मेरी माँ को लगा कि मैं मर गई और वो रोने लगी। तब मेरी आँख खुली, मैं बेहोश हो गई थी। माँ जी देख रही है ना आप अपनी छोटी बहू को, झूठ बोलने की भी हद होती है। और फेंक तो इतना रही है जैसे यमराज ने इसके प्राण हर कर वापस इसमें प्राण डाल दिए हो। क्या बात कर रही है छोटी बहू? ये तो ऊपर वाले की माया है जो उन्होंने तेरी जान बख्श दी। कोमल को एक में दो लगाकर बोलने की आदत थी, और कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा बोल जाती कि लोग उस पर विश्वास करने से पहले ये सोचते कि कहीं इसका मानसिक संतुलन तो खराब नहीं है। एक रोज़ कोमल अपनी सास जेठानी और पड़ोसन के साथ मार्केट के लिए निकलती है। अरे विमला, तेरी बहू को देखती हूँ फुर्ती में काम करती रहती है, लेकिन मेरी बहू में तो थोड़ी भी फुर्ती नहीं है। अरे तो मैंने अपनी बहू को सर पर थोड़ी ना चढ़ा रखा है। अब जो कहती हूँ वो कर देती है, और ना करे तो 1 रुपया ना दो उन्हें। अरे माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? सुबह से शाम हो जाती है लेकिन मैं बैठती तक नहीं हूँ। पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ। कभी ये करना कभी वो करना, ये नहीं दिखता आपको? लगता है जब तू काम कर रही होती है तब मेरी आँख लग जाती है, तो मैंने कभी तुझे काम करते हुए नहीं देखा। अरे माँ जी, अभी आपने मुझे काम करते हुए कहाँ देखा है? जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना, तो मैंने रात भर जागकर सारे मेहमानों के कपड़े धोए थे। क्यों? तेरे भाई की शादी में मेहमान नाले में गिर कर आए थे क्या, जो तुझे कपड़े धोने पड़े? कुछ भी बोलती है कोमल। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, तो मैं अभी माँ को फ़ोन करती हूँ, वही आपको सच बताएंगी। जानकी और नेहा को अच्छे से पता था कि कोमल को कितना फेंकने की आदत हो चुकी है। हर बात पर लंबी लंबी बातें बनाकर वो लोगों को सुनाया करती थी। एक रोज़ बिजली का बिल देने बिजली वाला जानकी के घर आता है। जानकी हॉल में बैठी होती है और नेहा सब्जियां काट रही होती है। अरे खड़ी क्या है, बेचारे से बिजली का बिल ले ले और जाने दे उसे, उसके पास भी बहुत सारे काम होंगे। अरे भैया, आज आप इतना उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है ना घर में? अरे क्या बताऊँ भाभी, 2-4 दिन पहले घर में लाइट ठीक कर रहा था, बस उसी में करंट के 2-4 झटके लग गए। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। पूरे 5 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, तब जाकर आज काम पर आया हूँ। अरे बेटा, ध्यान से काम किया कर, ये सब काम तो कितना जोखिम भरा होता है। अरे माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है, जब मैं 8 साल की थी तब मैंने बिजली की तार को पकड़ लिया था। मुझे भी कई बार झटके लगे और मैं दूर जाकर गिरने लगी, लेकिन फिर मैं तो उठ खड़ी होती और उस करंट के तार को बार बार पकड़ लेती। लेकिन माँ ने जब मुझे मारा ना, तब मुझे समझ में आया कि इससे तो मेरी जान भी जा सकती थी। क्यों काकी, इंसानों की जगह घर में रोबोट को बहू बनाकर लाई हो क्या, जो करंट से उस पर कोई असर नहीं होता? है तो इंसान ही, लेकिन फेंकने की आदत है इसकी, कभी फुर्सत में बताऊंगी। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं भैया। कई लोगों की आदत होती है, जब तक अपनी तारीफ ना कर ले उन्हें खाना हजम नहीं होता। ऐसे ही समय बीत रहा था और कोमल की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत जा ही नहीं रही थी। नेहा और जानकी कोमल की हरकतों से परेशान हो चुके थे और एक दिन विमला के घर जब मेहमान आते हैं तो वो जानकी के घर आती है। अरे जानकी, तू ज़रा अपनी छोटी बहू को मेरे घर तो भेज दे। वो परसों कह रही थी ना कि उसने अपनी भाई की शादी में 100 लोगों का खाना अकेले बनाया था, लेकिन मेरे घर तो सिर्फ ना 10 लोग आए हैं, उनका खाना बनाना है ज़रा। अरे काकी, लेकर जाओ, ये रही पूरी की पूरी कोमल। हमें इससे कोई काम नहीं है, घर का काम तो मैं कर लूँगी।
अरे दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? भला मैं क्यों जाऊं विमला काकी के घर? वो ना तब की बात और थी। अब तो मेरे में काफ़ी बदलाव आ गया है। मैं नहीं बना पाऊंगी इतने लोगों का खाना। जब तुझसे होता नहीं कुछ तो इतना बड़ा चढ़ा कर बोलने से क्या मिल जाता है तुझे? अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। जा विमला के घर जाकर मेहमानों के लिए खाना बना दे। मुझे तो पहले ही पता था तेरी बहू को आता जाता कुछ नहीं, लेकिन बातें लंबी लंबी करती है, काम चोर कहीं की। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है और जानकी अपनी बहू कोमल से कहती है, तू बदनामी करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब तुझसे कुछ होता नहीं तो बोलने की क्या ज़रूरत थी? वो कहते ना माँ जी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। वही बात है देवरानी जी के साथ। अरे नहीं, मुझे आता तो सब है, लेकिन मैं क्यों जाऊँ किसी के घर? मैं तो घर से भी नहीं निकलती। वो तो मैंने आपकी इज्जत की लाज रख ली और आपकी पड़ोसन के घर नहीं की, लेकिन आप लोग मुझे कहाँ समझने वाले हैं। ऐसे ही एक रोज़ विमला और जानकी पार्क में घूमने के लिए निकलते हैं। अरे दीदी, हम भी चले क्या माँ जी और काकी की तरह घूमने? घर में बैठे बैठे मुझ में भी आलस भरता जा रहा है। क्यों? पहले तुम जिम जाती थी क्या? अरे आप जिम जाने की बात कर रही है? मैंने तो 100 किलो वेट उठाया है और ऐसा एक्सरसाइज करती थी कि सामने वाला मुझे देखकर कहता, बस करो बहन जी, इतना तो बॉडी बिल्डर लोग भी नहीं कर पाते। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है वो तो तेरे अलावा कोई नहीं जानता। अगर तुझे घूमने जाना है तो चलते हैं। इतना बोलने के बाद नेहा कोमल को लेकर पार्क पहुंचती है और घूमने लगती है। जानकी और विमला भी अपनी दोनों बहू को देखकर उनकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक कुत्ता कोमल पर भौंकने लगता है। अरे ये मेरी बहू है ना, देख इसे देखकर कुत्ते भी चुप नहीं रहते। दीदी, आपको पता है ये जो कुत्ता मुझ पर भौंक रहा है ना, मैं अभी चाहूँ तो इसे नचाकर दूर फेंक सकती हूँ, लेकिन मैं ना बेजुबान पर हाथ नहीं उठाना चाहती। क्या बात कर रही है कोमल? फिर तो तू अपनी जान इन कुत्तों से बचा ही सकती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे चलो ना, हम चलते हैं, हमें क्या लेना देना। अरे जानकी, तूने सुना अभी तेरी बहू क्या कह रही थी कि वो कुत्तों को हवा में नचाकर फेंक सकती है, लेकिन वो बेजुबान पर हाथ नहीं उठाती। अरे इसे बोला कर थोड़ा चुप रहे। मैं तो कहती हूँ आज इसे अच्छे से सबक सिखा ही दो। क्या बोलती है विमला? अरे कुछ ऐसा वैसा मत कर दियो जिससे लेने के देने पड़ जाए। ये कितना ही बोलेगी, और अब तो सब जानते हैं कि तेरी बहू कितना झूठ बोलती है। जहाँ एक तरफ नेहा और कोमल घूम रहे होते हैं, वहीं पार्क में दूसरी तरफ जानकी और विमला एक बेंच पर बैठे होते हैं। तभी जानकी देखती है कि कोमल पर एक कुत्ता भौंकते हुए उसके पीछे पड़ जाता है और कोमल आगे आगे भाग रही होती है और कुत्ता उसके पीछे पीछे। कुत्ते को भी पता है कौन दिखावे की दुनिया में है, कौन सच्चा और कौन झूठा है। अब तो इसे काटे बिना ये कुत्ता छोड़ेगा भी नहीं। अभी तो कह रही थी कुत्तों को नचा कर फेंक दूँ, अब क्या हो गया? अब क्यों भाग रही है? वैसे जानकी, अगर कुत्ते ने इसे काट लिया ना तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, बचा ले इसे। अरे नहीं, आज तो इसे अच्छे से सबक मिलेगा। तू बैठकर बस तमाशा देख, क्योंकि इसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही आसमान में चढ़ गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा किया था, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो छत से कूद गई थी। कुछ भी बोलती रहती है। अरे माँ जी, कोमल को कुत्तों से बचा लो ना, वरना वो कोमल को काट लेंगे। अरे तू क्यों चिल्ला रही है? तू भी आकर यहाँ बैठ जा और चुपचाप तमाशा देख। जानकी और विमला बेंच पर बैठे कोमल को देख रहे होते हैं, लेकिन उसकी मदद नहीं करते। नेहा जैसे तैसे शोर मचाती है तो पार्क में मौजूद लोग कुत्ते को भगाते हैं और कोमल की जान बचती है, लेकिन फिर भी कुत्ता कोमल के हाथों पर पंजा मार ही देता है। इसके बाद कोमल की क्या मजाल जो वो बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोले और ये कहे कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। उसकी ये बोलने की आदत छूट जाती है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि शुभी अपने परिवार के साथ सोनीपत में रहती है। उसका बेस्ट फ्रेंड मोहित उसे छुपके छुपके प्यार करता है पर कह नहीं पाता। और शुभी और प्रेम की प्रेम कहानी फुल स्पीड पर चल रही थी, पर अचानक शुभी के पिता ने उसका रिश्ता बम्बई के रोहित के साथ करा दिया। रोहित, उसकी माँ और उसके पिता शुभी को बहुत परेशान करते हैं। एक दिन सोनिया जी ने किसी को घर बुलाया था, पर जब शुभी उससे मिली तो उसके होश ही उड़ गए। अब आगे क्या हुआ शुभी? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो गई हो? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। इसे तो तुम जानती होगी ना? हाँ,
अरे मेरा मतलब है कि ये भी तो सोनीपत से ही है। छोटा शहर है तो मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही होगे। जी आंटी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग साथ में ही पढ़ते थे कॉलेज में। शुभी, कैसी हो? बहुत बदल गई हो तुम। जिस अतीत को शुभी भुलाने की कोशिश करती हर रात को, वही अतीत उसके सामने आ खड़ा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो करे तो क्या करे। रोए, हंसे, उसे कहे कि तुम मुझे भगाकर लेकर क्यों नहीं गए, पर वो मौन खड़ी रही। अपने आप को संभालने के बाद वो चाय नाश्ता देकर अंदर चली गई, पर उसके मन में जहाँ एक तरफ खुशी थी वहीं दूसरी जगह घबराहट। आखिर क्यों आया होगा प्रेम वहाँ? तभी उसे एक मैसेज आता है, 5 मिनट के बाद दूध लेने के बहाने नीचे आ जाना। वो नीचे जाती है और शुभी, मैं यहाँ हूँ। चले जाओ यहाँ से। आखिर इतने समय बाद तुम आए ही क्यों? और तुम मेरी सास को कैसे जानते हो? काम के सिलसिले में उनसे जान पहचान होगी, फिर पता चला कि वही तुम्हारी सास है, तो दोस्ती और बढ़ा ली और यहाँ चला आया। मुझे हग नहीं करोगी क्या? ये सुनते ही शुभी जोर से उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। मैं मानता हूँ शुभी कि मैं उस समय तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया, पर देखो अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें लेने आया हूँ। अब ध्यान से सुनो। और प्रेम और शुभी भागने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन प्लान के मुताबिक शुभी सबके खाने में नींद की गोली मिलाकर डाल देती है, जिससे सभी घर वाले सो जाते हैं और प्रेम शुभी को लेकर भाग जाता है। वो पास ही के एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा प्रेम कि हम भाग गए। ये 1 साल में मैं भूल ही गई थी कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। थैंक यू प्रेम, थैंक यू सो मच। अरे मेरी प्यारी बेबी, इसमें थैंक यू क्या? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तुम्हारी फिल्मी बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। पूरे 2 दिन के सफ़र के बाद वे लोग एक जगह पहुँचते हैं। कुछ दिन प्रेम शुभी को घुमाता फिराता, उससे प्यार करता, और फिर एक रोज़, चलो शुभी, रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ? अरे किसी को मिलने, वो तुम्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ, मेकअप अच्छे से करना। पर प्रेम, मुझे कौन देखने आ रहा है? अरे कुछ दोस्त है मेरे, वही देखेंगे। बस चलो ना, अब कितने क्वेश्चंस पूछोगी? ओके बाबा, अभी तैयार होकर आती हूँ। शुभी पूरे 1 घंटे बाद आई और इतना सज सवर कर आई कि प्रेम उसे देखता ही रह गया। कुछ मिनट देखने के बाद वो उसे कहता है, शुभी, पल्लू थोड़ा सा नीचे कर लो ना। ये क्या कह रहे हो प्रेम? अरे ये ट्रेंडिंग है शुभी, मुंबई में रहकर ट्रेंड्स भी नहीं सीखे क्या तुमने? मुंबई सुनकर जैसे शुभी को फिर से एक धक्का लगा। वो पुरानी चोटें फिर से हरी हो गई, पर अपने आप को संभालते हुए उसने प्रेम की बात मान ली। रेडी, चले चले। थोड़ी दूर ड्राइव करके प्रेम शुभी को एक पुराने टूटे सुनसान से घर में ले जाता है। प्रेम, ये क्या मजाक है? ये कैसे जगह लेकर आए हो? सुनो, मुझे ना ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 मिनट रुक जाना। जब देखो कचर 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 चलता रहता है, तेरा मुंह बंद कर, चुप, एकदम चुप। ये सुनकर शुभी घबरा जाती है और शांत हो जाती है। कुछ देर बाद कुछ आदमी आते हैं। उसमें से एक मुखिया जैसा दिखने वाला आदमी आता है और पास ही के एक आराम कुर्सी पर बैठ जाता है। यही है वो लड़की? जी बॉस। ठीक है, थोड़े मार्क्स है शरीर पर ठीक है। इसके हुए 50,000 रुपये। अब तो शुभी को चक्कर आने लगे। वो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। 50,000? चल क्या रहा है ये? ओ, तो ये जुबान वाली लड़की है। आ लड़की, तुझे गूंगी गुड़िया बनकर रहना है, समझी? ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस जैसा कहा जाए वैसा करे। हाँ। शुभी प्रेम की ओर देखती है। हैरानी से, परेशानी से, कई सवाल थे उसके मन में, पर प्रेम तो जैसे उसे देख ही नहीं रहा था। वो अपने पैसे लेकर चला जाता है और शुभी को वहीं छोड़ जाता है। प्रेम, क्यों किया तुमने ऐसा? एक नरक से उठाकर तुमने मुझे दूसरे में क्यों फेंक दिया? मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ जानना है ना तो अपनी सास से पूछो, उसी ने मुझे बुलाया था और ये डील फाइनल की। तुम्हारा वो शेयर मार्केट वाला पति
वो खुद ये काम कमीशन पर करता है। अब तुमसे दहेज लेकर और मुझसे कमीशन लेकर वो जा रहा है अपने लिए नई लड़की लेने। और ये कहकर प्रेम चला जाता है। वहीं शुभी उधर ही थम से गिर जाती है। 1 हफ्ता हो गया था इस बात को। शुभी की आंख खुली किसी की जोर से लात मारने से। वो जैसे ही उठी उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। वो देखती है, बहुत कम रोशनी थी और वहां पर वही सौदा करने वाला आदमी था। चल उठ गई ना 1 हफ्ते बाद। अच्छा है, वैसे तो जिस काम के लिए तुझे खरीदा था उसमें तो तू बेकार निकली। तो हम तुझसे या तो सड़क पर भीख मंगवाएंगे या किसी के घर नौकरानी बना देंगे। और हाँ, ज़्यादा चालाकी नहीं, समझी? जी। ये कहकर वो आदमी चला जाता है। पर उसके अंडर में काम करने वाले लोग शुभी पर कड़ी नज़र रखते। ना वो उसे खाने को देते ना पहनने को। पर एक दिन उन्होंने उस पर 1 बाल्टी पानी फेंका और उसे एक साड़ी देकर कहा, सुन लड़की, ये कपड़े पहनकर बाहर आ जाना 5 मिनट में। कोई चालाकी नहीं, समझी? वरना तुझे ऐसी जगह भेज देंगे कि यमराज भी तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। शुभी फटाफट साड़ी पहनती है और बाहर जाती है। वो लोग उसे गाड़ी में डालकर किसी घर के बाहर खड़ा करवा देते हैं। ए लड़की, तुझे महीने की इधर 5,000 रुपये मिलेंगे। तेरा सेठ जो बोलेगा सब करने का। हाँ, महीने के आखिर दिन हम तुझसे पैसे लेने आएंगे। 1 रुपया भी अपने पास रखा तो तेरे पुर्जे काट कर बेच देंगे, समझी? नहीं, मैं सब करूँगी, पर मुझे जाने दीजिए प्लीज़। आप सब ले लेना। हाँ, अब आई ना लाइन पर। चल घंटी बजा और दफा हो। डरते हुए शुभी घंटी बजाती है। दरवाज़ा खुलने पर वो जो देखती है तो वो बेहोशी हो जाती है। कुछ देर बाद शुभी अपने आप को एक कमरे में बेड पर पाती है। सामने एक लड़का चाय का कप लिए खड़ा था। तुम यहाँ कब, कैसे, और मैं कहाँ हूँ? मैं तो काम पर जा रही थी। ये तुम ही हो ना मोहित? मोहित, जो शुभी को कॉलेज के समय से प्यार करता था, वो वहाँ खड़ा था। शुभी, मैं ही हूँ, मोहित। तुमने जब बेल बजाई और मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम बेहोश हो गई थी। मोहित, ये कहकर शुभी उसके गले लगती है और बहुत रोती है। रोते रोते वो सो जाती है और बीच रात में अपने ऊपर कंबल ओढ़े हुए खुद को पाती है। अगली सुबह, गुड मॉर्निंग मैडम, चाय तैयार है। और नाश्ते में क्या खाओगी? साहब आप हटिए, ये मेरा काम है, मैं करती हूँ। बस मेरी पगार से कल के पैसे मत काटना। शुभी, ये तुम, 1 मिनट, तुम यहाँ मेड बनकर आई हो? तुम्हें यहाँ मेड की जॉब लगी है? हाँ साहब। शट अप शुभी, एक तो ये साहब साहब कहना बंद करो। यहाँ बैठो और मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। क्या बताऊँ मोहित, मैं पागल थी जो प्यार में फंस गई। पर सबसे बुरे तो मेरे माँ बाप है। भारत में अक्सर लड़कियों की जिंदगी जेल जैसी हो जाती है। माँ बाप को बस चकाचौंध दिखती है और बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे अपनी बेटी, नहीं, अपने बोझ को वो अपने सर से हटाकर किसी और के सर मढ़ देते हैं। मोहित, मैं प्रेम के साथ रिलेशनशिप में थी। ये बात जब पापा को पता चली तो उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू किया। उन्हें ये परिवार मुंबई का मिला तो सोचा कि बेटी को तो बड़े शहर भेजेंगे, साथ ही उनका शहर में आना जाना आसान हो जाएगा। और बस ये सोचकर मेरी शादी करवा दी। मेरा पति शेयर मार्केट का कहकर घर पर रहता था, निठल्ला था वो। दिन भर गंदी पिक्चरें देखना, लड़कियों से बात करना, सिगरेट दारू पीना, बस यही उसका काम था। मेरा ससुर मुझे यूज करता था और मुझसे चुप ऐसे कहता था। और इस सब में सबसे घटिया मेरी सास थी। वो प्रेम को पहले से जानती थी, उन्होंने मुझे उसे दे दिया। मोहित ने फिर से मेरी लाइफ में आकर मुझे भाग जाने को उकसाया और मुझे 50,000 में बेच दिया। क्योंकि मेरे शरीर पर मार्क्स थे तो मुझे वो धंधे पर बिठा नहीं सके। तो या तो मैं मेड बन सकती थी या सड़क पर भीख मांग सकती थी। किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और मुझे मेड बना दिया उन्होंने। बस यही है मेरी कहानी। मेरे ससुराल वालों ने तो खुद मुझे बेच दिया और मेरे मायके वालों से मैं बात भी नहीं करना चाहती।
प्लीज मुझे इस काम पे रहने देना। ये सब सुनकर मोहित भी रोने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाया और रोते हुए उसने शुभी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो मोहित, प्रेम अच्छा लड़का नहीं था। मेरी शादी के समय हम भागने वाले थे, पर उसने तो मेरे भाई को पहले से पटा कर रखा था, इसीलिए मेरे रिश्तेदार मुझे पकड़ कर वापस ले आए। आई एम सॉरी मोहित, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। तुमने कहा भी था कि वो अच्छा लड़का नहीं है, पर मेरी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। शुभी, प्रेम की एक ऐसी सच्चाई थी जो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं देखना चाहता था। प्रेम सोनीपत से है भी नहीं, वो तो कोई और छोटे गांव से है। अरे उसका तो नाम प्रेम है ही नहीं, उसका नाम अरविंद है। बचपन से ही उसे जल्दी पैसा कमाना था। वो मेरी कजिन सिस्टर रोहिणी से प्यार करता था, पर रोहिणी को वो पसंद नहीं था। तो एक दिन एक झगड़े के बीच प्रेम ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। वो गांव से भागकर सोनीपत आया था। मैंने उसे रोहिणी दीदी के साथ 1-2 बार देखा था, तो चेहरा याद था, पर वो मुझे नहीं जानता था। पर यहाँ भी वो मेरे मोहल्ले की 3 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा था। जब मुझे पता चला तो मैंने उसे पूछा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा। उस दरिंदे ने मुझे आंख मारी और कहा कि भाई जवान हूँ, सुंदर हूँ, फ़ायदा तो उठाने दे। वो अक्सर लड़कियों को अपने घर बुलाता, इटली से मंगवाई हुई कहकर उन्हें कॉफ़ी पिलाता, और वो जब बेहोश हो जाती तो उनका इस्तेमाल करता। उसने 3 में से एक के साथ ऐसा किया। दूसरी को उसने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और उस लड़की ने अपनी जान दे दी। और तीसरी? बेला था उसका नाम। बहुत ही प्यारी गुणी लड़की। प्रेम ने उसे घर से भगा तो दिया, पर जब वो सोनीपत वापस आया तो बेला नहीं थी उसके साथ। उसने झूठ बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। माल्डा के एक पुलिस रैकेट में बेला पकड़ी गई और उसे वापस भेज दिया गया, पर समाज की बदनामी और घरवालों के ताने उससे सहन नहीं हुए और उसने खुदकुशी कर ली। और ये सब कुछ शुभी चुपचाप सुन रही थी। वो उस दिन को कोस रही थी जब उसने प्रेम की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। मोहित, अब बस हो गया। लड़कियां समाज के डर से कभी अपनी आप बीती नहीं बताती है। भाड़ में जाए ऐसा समाज जो एक तरफ देवी को 9 दिन पूजता है और दूसरी तरफ महिलाओं का शोषण करता है। अब बस इसका बदला लेना ही पड़ेगा। मोहित की मदद से शुभी मुंबई पुलिस को कांटेक्ट करती है और अपने सास ससुर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती है। पहले तो पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई एविडेंस मैच नहीं कर रहा था। शुभी ने जी जान लगा दी। अपनी पूंजी और मोहित की मदद से उसने शहर के सबसे बेस्ट लॉयर को हायर किया और रीना ने शुभी का केस ऐसा लड़ा कि जज के भी रोंगटे खड़े हो गए और केस शुभी के फेवर में चला गया। पता चला कि उसका पति ऑनलाइन लड़कियों को डेट करता और उनकी अभद्र तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करता या फिर मोटे दहेज से उनसे शादी करता। पिता उन मासूम लड़कियों का शोषण करते और अपने शौक पूरे करते और माँ वो काम का बहाना लगाती, पर उसका असली काम था उन लड़कियों को बिकवाना, इल्लीगली ड्रग्स सप्लाई करवाना, मिलावटी शराब बेचना, यहाँ तक कि लोगों का मर्डर करवाना कोर्ट के बाहर। मुझे माफ कर दो शुभी, मैंने सच में तुमसे बहुत प्यार किया था। अरे तुम तो बेटी हो मेरी, मैं अंधा था जो तुम्हारी अच्छाई नहीं देख सका। गेट लॉस्ट। इससे पहले कि मैं चप्पल से मारूं, दोनों को दफा हो जाओ। अब सड़ना जेल में अपनी बाकी की उम्र। शुभी बेटा सुनो तो। क्या? यही कि खेल खत्म नहीं हुआ है शुभी। अगर मैं इतने साल नहीं पकड़ी गई थी तो क्या आज पकड़ी जाती? तुम बेवकूफ़ हो। मैं जल्द ही तुम्हें मिलूंगी, फिर चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और ये कहकर कांस्टेबल के धक्के से सोनिया आगे चलने लगती है। तभी मोहित शुभी का हाथ थाम लेता है। शुभी, ये बुढ़िया पागल हो गई है, बहुत फिल्मी लगती है मुझे। मैं तुम्हें कह रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। शुभी, ये अच्छा नहीं किया तुमने। अरे तेरे जैसे घटिया और कैरेक्टरलेस लड़के को जानना भी नहीं चाहती मैं। चल जाके जेल में सबको बताना तू कौन है। यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है।
शुभी ये कहकर जा रही थी कि अचानक उसे एक आवाज़ आती है। बेटा। शुभी, माँ, पिताजी आप यहाँ? बेटा, ये केस तो देश भर में मशहूर हो गया है। लोग चर्चा कर रहे हैं और तेरी बहादुरी को सैल्यूट कर रहे हैं। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हाँ बेटा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें सोच समझ कर, जांच पड़ताल करके ही तुम्हारी शादी करवानी चाहिए थी। पर अब मैं ही इसे ठीक करूँगा। तो चल बेटा, चल वापस सोनीपत। तेरे लिए वहाँ एक अच्छा रिश्ता देखेंगे, पूरी जांच करके, और फिर तेरा घर बसाएंगे मेरी लाडो। हाँ बेटा, इस बार देख कर ही सब करेंगे। तू भी उसके साथ घूमना, बातें करना और फिर कोई फैसला लेना। चल बेटा अब घर, तेरे भाई बहन तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। शुभी उन्हें एक पल के लिए देखती रहती है और फिर कहती है, आर यू सीरियस? मेरे साथ इतना कुछ हुआ, इतना कुछ, और आप आज 2 साल बाद मुझसे मिलने आए हो? मिलके भी क्या कह रहे हो कि मेरी दूसरी शादी करवाओगे? अरे शादी शादी शादी, भाड़ में जाइए शादी। ऐसा कमीना ससुराल आप लोगों ने मुझे एक बार दे दिया, उसमें भी आपका मन नहीं भरा क्या? और आपको क्या लगता है कि इतने बड़े हादसे के बाद मैं दोबारा शादी करूंगी भी? बिल्कुल नहीं। और अगर करूंगी भी तो अपनी मर्जी के लड़के से, ना कि आपके बताए हुए घटिया रिश्तों से। शुभी, पर तेरी मर्जी तो प्रेम थी। देखा ना तूने उसने क्या किया तेरे साथ। पापा, तब मैं बच्ची थी, नहीं समझती थी भला बुरा, मानती हूँ ये बात। पर माँ बाप होने के नाते क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था? क्या आप मुझे किसी के झोले में दान की तरफ फेंकने के बजाय मुझे समझते? अरे एक बार देख लेते उसे और फिर मुझे समझाते। मैं समझती ना पापा। कम से कम इतने नर्क से तो नहीं गुजरना पड़ता मुझे। तो क्या जिंदगी भर कंवारी रहेगी तू? क्यों नहीं? क्या खराबी है कंवारे रहने में? मुझे देखो, शादी की थी तो कैसी हालत हो गई थी, और आज देखो एकदम हेल्दी और हैप्पी। और वैसे भी मेरी लाइफ में अब कोई है। कौन बेटा? क्या करता है वो? क्या नाम है उसका? कैसा दिखता है वो? तभी शुभी मोहित का हाथ पकड़ती है और कहती है, माँ, पिताजी, ये मोहित है। कॉलेज से जानते हैं हम एक दूसरे को। इसी ने मुझे बचाया और मैं इसके ही साथ रहती हूँ। मुझे ये पसंद है। शादी आई डोंट नो, पर मैं इसी के साथ रहती हूँ और रहना चाहूँगी। ये क्या बदसलूकी हुई शुभी? बिना शादी किए एक गैर लड़के के साथ कैसे रह रही हो? कोई समझ है कि नहीं तुम में? ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, ये सब क्या कहेंगे? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा पापा, किसी के पास इतनी फुर्सत कहाँ है। और हाँ, इस समाज की बात कर रहे हैं ना आप, जो कितनी ही ऐसी तड़पती मरती हुई लड़कियों को देखकर भी अनदेखा कर देता है। अरे अगर इतना ही बुरा लग रहा है इन्हें तो मुझे छोड़ो। ये समाज में होते हुए बलात्कार, यौन शोषण और दूसरी समस्याओं के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाता? क्यों कोई गरीब बच्चों की मदद नहीं करता? क्यों सड़क पे हुए किसी हादसे या एक्सीडेंट को छोड़ अपनी एसी गाड़ी में आगे निकल जाता है? क्यों ये समाज लड़कियों को चुप रहो कहता है? सारी बंदिशें क्या लड़कियों पे ही लगाओगे? अरे लड़कियों को बोलना सिखाओ, उसे विश्वास दिलाओ कि बेटा कुछ भी कभी भी ससुराल वाले कहे या करे जो गलत है तो हमें आकर बताना, डरना मत। बोलो, ताकतवर बनो, कभी गलत सहना मत बेटा। ये विश्वास क्यों नहीं दिलाता पापा? शुभी को पता नहीं चलता, पर आसपास के लोग उसकी बातें सुन रहे थे। लोग जो अब तक वहां कोर्ट का फैसला सुनने के लिए आए थे एकदम चुप हो गए थे। एक सन्नाटा था। शुभी ने आज 200 लोगों को अपनी बात सुनाई। अब लोग शुभी को अपना आइडल मानने लगे थे। उसके इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में वो सबको अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी थी। और वो मोहित के साथ स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गई थी 2 साल बाद। मोहित चलो ना, आज बर्फ का मज़ा लेते हैं, बाहर चल देना। हाँ हाँ चलो। दोनों पार्क में चल ही रहे थे। मोहित कुछ आगे चला गया और शुभी जूते की लेस बांध रही थी कि अचानक किसी ने उसकी पीठ थपथपाई। शुभी मुड़ी और, क्यों? कहा था ना मैंने कि मैं आऊंगी। 2 महीने पहले ही सुहाना की शादी आशीष के साथ हुई थी।
शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक ही सुहाना की तबीयत कुछ नर्म सी रहने लगी। अरे सुहाना बेटा, 12 बजने को आए, खाना कब बनाओगी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा जी ठीक 1 बजे लंच के लिए आ जाते हैं। अब तुम्हारा तो ये रोज का हो गया है। मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है उठने की। थकान सी महसूस हो रही है। अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा चलो, तुम आराम कर लो, खाना मैं बना देती हूँ। लेकिन माँ जी, आपको तो खांसी उठ जाती है ना सब्जी छोंकने से। डॉक्टर ने मना किया है, आप कैसे खाना बनाएंगी? फिर आपका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। अरे बेटा, किसी ना किसी को तो बनाना ही होगा ना। चलो ये सब चिंता छोड़ो, खाना मैं बना देती हूँ, तुम आराम कर लो। जब तबीयत थोड़ी ठीक लगे ना तो आकर समय से खाना खा लेना। हाँ? ठीक है मम्मी जी। शाम के समय आशीष, पता नहीं क्यों आजकल मेरी तबीयत बहुत डाउन सी रहती है। खड़े होने पर चक्कर जैसे आते हैं और लगातार कमज़ोरी महसूस हो रही है। मुझे लगता है हमें एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। सुहाना के कहने पर आशीष उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। सुहाना, एक अच्छी खबर है लेकिन साथ में एक थोड़ी परेशान करने वाली खबर भी है। क्या हुआ डॉक्टर? मुझे घबराहट हो रही है। सुहाना, तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन परेशानी की बात यह है कि बच्चे की सलामती के लिए तुम्हें पूरे 9 महीने बेड रेस्ट करना होगा। तुम्हारा शरीर अभी अंदर से कमज़ोर है, इसलिए घर के काम ज़्यादा देर तक खड़े रहकर करना, सब कुछ बंद। डॉक्टर की हिदायत के बाद आशीष और सुहानी घर आए तो उनके चेहरे पर खुशी और परेशानी दोनों झलक रही थी। अरे डॉक्टर के पास गए थे ना तुम दोनों? क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, अब दादी बनने वाली हो। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर फिर तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं? माँ, प्रेगनेंसी में थोड़ा रिस्क है, इसलिए डॉक्टर ने सुहाना को आराम करने की सलाह दी है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है माँ, लेकिन सुहाना के बिना कैसे मैनेज होगा सब कुछ? सुहाना की देखभाल, घर की जिम्मेदारियाँ कौन संभालेगा? आप भी तो अब ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं, आपको अस्थमा की परेशानी जो है। अच्छा बेटा, अगर तू कहे तो कोई काम वाली लगा लेते हैं जो घर के काम में भी मदद कर दे और समय से खाना वगैरह भी बना दे। ठीक है माँ, अब किसी काम वाली से बात कर लो। आशीष के कहने पर शशि एक काम वाली को रख लेती है, लेकिन एक अच्छी काम वाली ढूंढ पाना भी मुक्ति का द्वार ढूंढने से कम मुश्किल काम नहीं होता। सास शशि कई नौकरानियां लेकर आती है, लेकिन किसी का काम भी उसे पसंद नहीं आता। अरे बेटा, ये नौकरानियां तो पूरे घर का गणित बिगाड़ कर रख देंगी। कोई बिल्कुल उबला हुआ सा खाना बना देती है, तो कोई इतना तेल मसाला झोंक कर खाना बनाती है कि खाना ही मुश्किल हो जाता है। समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ। अरे मम्मी, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है और माँ जी से काम नहीं होता। किसी तरह एक समय आशीष खाना बना रहे हैं और एक समय माँ जी। मुझे ना ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं ये सब क्यों हो गया, मेरी वजह से सब परेशान है। ऐसी बात नहीं सोचती बेटा, इसमें तेरी क्या गलती। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, तेरी छोटी बहन साक्षी को तेरे ससुराल भेज देती हूँ। जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो घर का सब काम संभाल लेगी। लेकिन मम्मी, अगर उसे यहाँ ना अच्छा नहीं लगा तो? अरे बेटा, तू ना बहुत ज़्यादा सोच रही है। बुरे समय में अपने ही अपनों के काम आते हैं। आज तुझे उसकी ज़रूरत है, कल को उसे तेरी ज़रूरत होगी। बस बेटा, यही तो होता है अपनापन। उससे तेरी मदद करके खुशी होगी। रुक, मैं तेरी बात करवाती हूँ। दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं सब काम कर दिया करूँगी। अरे तुम्हारा घर ऐसे संभालूंगी जैसे वो मेरा ही घर है। तुम्हारी सास की सेवा तो बिल्कुल वैसे करूँगी जैसे वो मेरी सास हो, और तुम्हारे पति की भी सेवा ऐसे करूँगी जैसे वो मेरा। क्या बोले जा रही है तू? होश में तो है? अरे दीदी, तूने गलत समझ लिया। मैं कह रही थी तुम्हारे पति की सेवा ऐसे करूँगी जैसे वो मेरे जीजा हो। तुम भी ना गलत बात दिमाग में ले आती हो। अच्छा ठीक है, मैं कल ना ससुराल पहुँच जाऊँगी तुम्हारे। सुनिए, मैंने ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मेरी छोटी बहन है ना साक्षी, वो यहाँ आकर रहने को तैयार हो गई है और उसने वादा किया है कि वो इस घर को बिल्कुल अपना घर समझकर ही संभालेगी। सुहाना, क्या ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ साक्षी को बुलाने की? मैं और माँ मिलकर सब संभाल रहे थे ना। मेरी वजह से आप दोनों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब आप बस देखते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही साक्षी अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाती है। नमस्ते माँ जी, कैसी तबीयत है आपकी?
मैं ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो। बहुत धन्यवाद तुम्हारा जो तुम मदद करने के लिए भागी चली आई। आजकल कौन किसी की मदद करता है। अरे माँ जी, मैं तो इसे अपना घर समझ कर ही आई हूँ। वादा करो, आपको भी मुझे मेहमान नहीं, घर का सदस्य ही समझना होगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। बहुत मीठी बोली है तुम्हारी, किसी का भी मन मोह सकती हो चुटकियों में। भगवान ने तुम्हें ऐसी विशेष शक्ति दी है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, तब चाय नाश्ता खाना सब कुछ मैं बनाऊंगी। आप बस बैठी बैठी मुझे बता दीजिए क्या करना है, कैसे करना है। अरे वाह वाह बेटा, जीती रहो। मन खुश हो गया तुम्हें देखकर। सच बताऊं तो इतनी खुश मिजाज और मिलनसार सुहाना भी नहीं है। वैसे तो सुहाना मेरी बहू है। मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब जो है सो है। बात चली है तो मैं भी आपको बता दूं, वैसे तो सुहाना दीदी मेरी सगी बहन है, लेकिन वो ना शुरू से ही ऐसी है। ज़्यादा किसी से बात करना या बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताना उन्हें कतई पसंद नहीं है। बल्कि वो तो रसोई के काम से वही हमेशा बचने की कोशिश में लगी रहती है। चल अच्छा है तू ये कह रही है। मैं कहती तो दुनिया कहती कि सास बहू में कमी निकाल रही है। अरे बेटा, पेट से है वो। ऐसी हालत में ना हर टाइम बिस्तर तोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अरे भाई, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ऐसा थोड़ी ना कि धरती पर पैर रख लोगे तो अनर्थ हो जाएगा। देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन ऐसी हालत में ना हाथ पैर चलाते रहो तो माँ और बच्चा दोनों के लिए अच्छा होता है। माना कि भारी काम के लिए डॉक्टर ने मना किया होगा, लेकिन अब खाकर अपने बर्तन सरका देना ये तो बहुओं के लक्षण नहीं होते। मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ जी। अरे हम लोग तो खुद उससे परेशान रहते थे, इसलिए जैसे ही मम्मी को पता चला कि सुहाना को डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, क्योंकि वो सुहाना की आदत जानती है ना। ऐसी हालत में वो एक गिलास भी यहाँ से वहाँ नहीं हिला रही होगी। और देखिए, मम्मा का डर भी बिल्कुल सच साबित हुआ। धीरे धीरे साक्षी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वो पूरे घर को बिल्कुल वैसे ही संभाल रही थी जैसे घर की बहू संभालती है। आशीष के लिए टिफिन और नाश्ता बनाने के अलावा वो उसके कपड़े भी प्रेस करती। इतना ही नहीं, उसके लिए पर्स, मोबाइल और घड़ी निकाल कर भी उसके हाथ में देती। लाइए माँ जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे बेटा, इतना काम करती है तू, थक जाती होगी। अगर काम खत्म हो गया हो तो जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। और पैरों का क्या है बेटा, उम्र के हिसाब से दर्द तो आता जाता रहता है। मुझे तो इस दर्द के साथ जीने की अब आदत हो गई है। मेरी छोड़। नहीं 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 माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मेरे होते हुए आप दर्द के साथ क्यों जिएंगी? लाइए आपके पैरों की मैं मालिश कर देती हूँ, दर्द ना यूं छुमंतर हो जाएगा। अरे बेटा, तू तो जादूगरनी है। तुझसे बात करके ही मेरा दर्द गायब हो जाता है, मालिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सच बताओ, इतने प्यार से कभी सुहाना ने भी मुझसे बातें नहीं की। पैरों की मालिश करना तो फिर भी बहुत दूर की बात है। अरे कोई दो बातें प्यार से कर लेना तो उससे बड़ी कोई दवा नहीं होती दुनिया में। लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, आजकल बूढ़ों के पास बैठने का समय किसके पास है। क्या सुहाना दीदी कभी आपके पास बैठकर आपसे सुख दुख नहीं पूछती? ये तो बहुत गलत बात है। अपनी सास के पैरों की मालिश करना, उनसे सुख दुख पूछना, ये तो हर बहू का कर्तव्य होता है। अगर दीदी ये सब नहीं कर रही है तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। दीदी ये लो आपका खाना। और हाँ, आपको डॉक्टर ने बिस्तर से उठने को मना किया है, इसलिए आज से आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपको सब कुछ यहीं पर ला कर दे दूंगी। लेकिन आपको पूरे 24 घंटे सिर्फ आराम करना है। अरे साक्षी, मैं थक गई हूँ इतना आराम कर करके। देखो, छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना, उससे कुछ नहीं होता। नहीं दीदी, भगवान न करे आपकी सेहत को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। और मैं यहाँ आई किस लिए हूँ? आपको आराम मिल सके इसलिए ना। तो बस जब तक मैं यहाँ हूँ आप निश्चिंत होकर आराम करो, बाकी सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगी। अच्छा सुन, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सामने वाली अलमारी खोल के देख, उसमें एक ड्रेस रखी हुई है, तेरे जीजू ने दी है। बता तो कैसी है? वाह दीदी, ये तो बहुत खूबसूरत है। काश मैं भी ऐसी ड्रेस पहन पाती। ये तो बहुत महंगी होगी ना? अरे महंगी सस्ती क्या, तुझे पसंद आई ना, ठीक है आज तू पहन ले, क्या फ़र्क पड़ता है। तू मेरी बहन है, अगर तू मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं भी तो तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ ना। बस याद से लौटा देना, गिफ्ट है ना। इसलिए मैं संभाल कर रखूँगी। लेकिन दीदी, ड्रेस जीजू आपके लिए लाए ना, जीजू को बुरा लग गया तो? अरे नहीं नहीं, तेरे जीजू इतनी छोटी सोच वाले नहीं है।
जो इतनी छोटी सी बात का बुरा मान जाए। आशीष ने ड्रेस मुझे दी है, उनके देने के बाद अब ये मेरी हो गई। अब मैं चाहे जिसे दूं, मेरी मर्जी। आप इतनी जिद कर रही है तो ठीक है, मैं इस ड्रेस को ले लेती हूँ। बहन से ड्रेस लेकर साक्षी अपने कमरे में आती है, उसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद आशीष ऑफिस से घर लौट कर आता है। अरे जीजा जी आ गए आप, बैठिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे ये ड्रेस, ये तो। हाँ, ये ड्रेस मुझे दीदी ने दी है, कह रही थी उन्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे घर में पहन लिया करूँ। क्या हुआ, आपको भी अच्छी नहीं लग रही है क्या? अब नहीं, वो बात नहीं है, अच्छी है ड्रेस। तुम जाओ चाय बना लो। साक्षी जो खेल अपनी बहन के ससुराल में खेल रही थी, वो अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आया था। वो जानबूझकर सुहाना को सास और पति की नज़र में गिराना चाहती थी, इसलिए वो खुद ऐसी परिस्थितियां बनाती जिससे सुहाना बुरी साबित हो जाए और वो अच्छी। पहले वो सुहाना को बिस्तर से न उठने की कसम देती और बाहर आकर सुहाना की सास शशि को नई नई कहानियां सुनाती, जिससे शशि के मन में सुहाना की छवि धूमिल हो रही थी। देखिए ना माँ जी, क्या दीदी बैठे बैठे कपड़े भी तय नहीं कर सकती? थोड़ा बहुत हाथ पैर तो इंसान को हिलाना चाहिए ना। अब ठीक कहती थी, खाना खाकर बर्तन भी बिस्तर पर बैठे बैठे मुझे पकड़ा देती है वो। अरे मेरी सगी बहन है तभी मैं इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कोई किसी की इतनी चाकरी नहीं कर सकता। आपकी जैसी सास मिली है उनको, उन्हें तो आपके पैर धोकर पीना चाहिए। कितना सपोर्ट करती हैं आप उनका, और वो उल्टा आपकी ही बुराइयां मुझसे करती रहती हैं। मैं तो थक गई हूँ उनकी वही बातें रोज रोज सुनकर। अरे बेटा, हमारे तो भाग फूट गए जो इस सुहाना जैसी निकम्मी और कामचोर बहू से पाला पड़ गया हमारा। कितना अच्छा होता अगर मेरे आशीष की शादी तुझसे हुई होती। सच में राम और सीता की जोड़ी लगती, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। सच बताऊं तो इतने दिनों से इस घर में रहते रहते मुझे भी अब लगने लगा है कि काश आपका एक बेटा और होता तो मैं ये घर छोड़कर कभी जाती ही नहीं। हम हमेशा साथ रहते, खूब बातें करते, गोलगप्पे खाने जाते, और फिर मैं रात को आपके पैरों की तेल से मालिश भी करती। बहुत लगाव हो गया है मुझे भी इस घर से। खैर, अब इन बातों का क्या फ़ायदा। हमारे भाग्य में जो लिखी थी वो हमें मिल गई। हमारी तो बस दिल से दुआ है बेटा कि तुम जहाँ रहो खुश रहो। साक्षी ने धीरे धीरे सास शशि के मन में बहन सुहाना के प्रति खटाश भरती थी, और अब वो पुरजोर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह आशीष भी उसकी बातों में आ जाए। एक दिन आशीष छत पर अकेले में बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था कि तभी साक्षी चाय का प्याला लेकर वहां पहुंच जाती है। आपको चाय के साथ पकौड़ी बहुत पसंद है ना? देखिए मैं आपके लिए प्याज की पकौड़ी बनाकर लाई हूँ। अरे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी, आवाज़ लगा लेती, मैं नीचे आ जाता। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैंने माँ जी को अपने पक्ष में कर लिया है। वो मुझे इतना पसंद करती है कि आज और अभी अपनी बहू बनाने को तैयार हो जाएंगी। आप यही कहते थे ना कि मेरी माँ नहीं मानेगी। देखिए मैंने असंभव को संभव कर दिखाया। चलो अब कह भी दो सुहाना को कि आप उससे नहीं मुझसे प्यार करते हो। ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई, बस फिर आप और मैं अपना सुंदर संसार बसाएंगे। वो सुहाना आपके लायक है ही नहीं, छोड़ दो उसे। मैं आपके पूरे परिवार की बहुत देखभाल करूंगी, माँ जी की सेवा करूंगी, एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। अच्छा, पत्नी तो तुम शादी के बाद बनोगी, लेकिन अभी तुम एक बेटी और बहन हो। क्या अपना बहन होने का कर्तव्य अच्छी तरह निभा रही हो तुम? सुहाना आंख बंद करके भरोसा करती है तुम पर, लेकिन बदले में तुम क्या कर रही हो उसके साथ? उसकी ही गृहस्थी को निगलना चाह रही हो। कम से कम उसके होने वाले बच्चे की तो शर्म कर लेती। बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद दूध के धुले हो। ये ज्ञान और नैतिकता की बातें मुझे मत सिखाओ। बस ये बताओ सुहाना को सब कुछ सच कब बता रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन में मुझे तुम्हारे प्रति आकर्षण था, लेकिन कुछ ही समय में मुझे समझ में आ गया था कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए डिग्री कॉलेज से निकलते समय तुमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने माँ के न मानने का झूठा नाटक किया और तुमसे ब्रेकअप कर लिया। इस बात को बीते कई साल गुजर जाने के बाद सुहाना का रिश्ता मेरे घर आया। मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बहन है, लेकिन मैंने उससे शादी अपनी पसंद से की है। जब मुझे सगाई वाले दिन पता चला कि तुम उसकी छोटी बहन हो, तो मैंने यही सोचा कि शायद तुम भी पुरानी बातें भूल कर अब तक आगे बढ़ गई होगी। और सबसे बड़ी बात, साक्षी, 19 साल में बने रिश्ते और 28 की उम्र में बने रिश्ते की गहराई में अंतर तो होता ही है ना।
मैंने खुली आंखों से पूरे मन से सुहाना को अपनी पत्नी माना है। तुम्हें क्या लगता है ये सब जो तुम कर रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? कौन मानेगा कि सुहाना जैसी सीधी सादी लड़की की बहन इतनी तेज तर्रार हो सकती है? खैर छोड़ो, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। साफ साफ सुनो और समझ लो, तुम दुनिया की आखिरी लड़की होती तब भी मैं तुमसे शादी ना करता। मेरी पत्नी की बहन होने के नाते तुमने आज तक इस घर के लिए जो कुछ किया उसका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। लेकिन मेरे होने वाले बच्चे की ओट में जो गंदा खेल तुमने खेला है उसके लिए मैं मरते दम तक तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ है, उसके सिवा अब मैं किसी की तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझता। बेहतर होगा तुम अपना बैग पैक कर लो, घर वापस जाने का समय हो गया है। क्योंकि मेहमान ज़्यादा दिन टिक जाए तो अपनी औकात भूलने लगता है। आशीष के मुंह से दो टुक जवाब सुनकर साक्षी निरुत्तर थी। अगले ही दिन वो हमेशा के लिए अपने घर लौट जाती है। 2 महीने के बाद सुहाना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और वे सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।